So hello guys, my name is Pranav Gupta and I am back with another video in continuation with vectors. Last वीडियो में हमने component मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था. अब इस वीडियो में हमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ना है बिल्कुल फील के साथ और फिर एंड में हम दो क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारी पिक्चर और क्लियर होगी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को डायरेक्ट ना सीख के थोड़ा फील लेके समझने की कोशिश करते हैं. फिर डेरिवेशन तो होता रहेगा बट फील आना ज़रूरी है. ओके, तो लेट्स से मैं बोलता हूँ मेरे पास एक वेक्टर ये है, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, ए वेक्टर है. और एक वेक्टर है बी जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है. ये बी है, बी वेक्टर है. इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये मैं ए बोल देता हूँ और इस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं बी बोल देता हूँ. अब हम इन दोनों वेक्टर्स को आई कैप जे कैप की टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं. ए वेक्टर को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए आई कैप, क्योंकि ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है इस वजह से सिर्फ आई कैप आया. ओके, अब बी वेक्टर को मुझे आई कैप जे कैप की टर्म्स में लिखना है. तो मैं क्या करूँगा, इसके दो कॉम्पोनेंट्स कर लूँगा. एक आगे की तरफ आएगा और एक ऊपर की तरफ आएगा. जो बी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, बी कॉस थीटा. कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि थीटा के एडजेसेंट साइड जो है वो हॉरिजॉन्टल है. और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, बी साइन थीटा. तो मैं बी को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप. अब अगर मैं बोलूं कि कोई आर वेक्टर है जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. अब अगर मैं आई कैप जे कैप की टर्म्स में ही ऐड करने की कोशिश करूंगा इन दोनों को, तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप. ए वेक्टर की जगह मैंने ए आई कैप रख दिया, ठीक है, प्लस बी वेक्टर की जगह मैं ये रख देता हूं पूरा, ठीक है, प्लस बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप. आई कैप कॉमन आ जाएगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप. अब अगर मैं इस आर वेक्टर को वेक्टोरियली विजुलाइज करने की कोशिश करूं तो वो मैं कैसे करूंगा, तो वो मैं ऐसे करूंगा, एक वेक्टर है ये वाला जिसका मैग्नीट्यूड है ए प्लस बी कॉस थीटा और एक वेक्टर है ये वाला जिसका मैग्नीट्यूड है बी साइन थीटा. तो आर वेक्टर क्या होगा, ये वाला वेक्टर. समझ में आती है बात. और ये आर वेक्टर इस वाली साइड से अल्फा एंगल पे मान लेता हूं मैं. अब मुझे ये तो पता है कि कोई वेक्टर अगर आई कैप जे कैप की टर्म्स में लिखा हो तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है. तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसके अंदर ए जो है वो आई कैप का कोफिशिएंट है और बी जो है वो जे कैप का कोफिशिएंट है. तो मैं अगली स्लाइड के अंदर ये चीज पुट कर देता हूं. तो आर वेक्टर का मॉड्यूलस क्या निकलेगा, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर. देखिए जो आई कैप का कोफिशिएंट है वो ए प्लस बी कॉस थीटा है तो उसका स्क्वायर करके मैंने यहां पे लिख दिया, और जे कैप का जो कोफिशिएंट है वो बी साइन थीटा है तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया. अब अगर मैं स्क्वायर्स को खोलूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. इसको पूरा अंडर रूट में ले लेता हूं. तो अब क्या आएगा, ये देखिए इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बी स्क्वायर कॉमन आने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा जो कि 1 होता है. अगर मैं इसको बोलूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा और ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा इज इक्वल टू, अब मैं इसको 1 लिख सकता हूं तो फाइनल रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में. और पीछे वाली स्लाइड के अंदर हमको आर वेक्टर की डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी जो कि है अल्फा. तो अब यहां से ध्यान से देखना, जो tan अल्फा आएगा वो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा आएगा. tan अल्फा क्या आएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा.
तो मैंने आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया और आर वेक्टर की डायरेक्शन निकाल दी। अब अगर मैं बोलूं कि मैं इस ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर की टेल रख दूं तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर की टेल रख दी और मेरे को ये भी पता है कि ये वाला जो एंगल वो थीटा है, ठीक है। अब मेरे को ए वेक्टर और बी वेक्टर को कुछ इस तरीके से जोड़ना है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। इसको मैं आर वेक्टर बोल देता हूं और ये ए वेक्टर से अल्फा एंगल बनाएगा। अब अगर मैं सोचूं कि मेरे को अगर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, बी वेक्टर के कंपोनेंट करूंगा, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो बी वेक्टर के का हॉरिजॉन्टल के अंदर कंपोनेंट क्या आएगा, बी कॉस थीटा, ठीक है, और वर्टिकल में क्या कंपोनेंट आएगा, बी साइन थीटा। अब मेरे को यहाँ पे ये चीज दिख रही है कि मेरे पास दो पैरेलल वेक्टर्स आ चुके हैं जो कि है ए और बी कॉस थीटा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, और मेरे पास क्या है, बी साइन थीटा तो पहले से ही है, ठीक है। तो रिजल्टेंट इनडायरेक्टली अब ये होगा, रिजल्टेंट ये होगा। समझ में आती है बात। अब ये वाला ट्राइंगल तो देखो हमने पिछली इस स्लाइड में देखा ही हुआ है, इसके अंदर हमने आर वेक्टर का मॉड्यूलस और अल्फा निकाला था। सेम यही वाला ट्राइंगल है, देखो बी साइन थीटा और ए प्लस बी कॉस थीटा वाला, ठीक है। तो इसके अंदर भी आर वेक्टर का मॉड्यूलस वही आ जाएगा जो उसके अंदर आया था। तो उसके अंदर क्या आया था मेरे पास, आर वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और अल्फा क्या निकाला था मैंने, ये अल्फा है tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये इनडायरेक्टली हमने ट्राइंगल लॉ ही देखा है। ट्राइंगल लॉ यही बोलता है कि जब मैं सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रख दूंगा तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक का बनेगा। यही ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, ठीक है। हमने इसको इनडायरेक्टली काफी अच्छे से समझ लिया कि अगर मेरे को एग्जाम में ये बोल दे कि डिराइव करो ट्राइंगल लॉ को, तो मैं क्या करूंगा, पहले बी वेक्टर जो है इसके दो कंपोनेंट करूंगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। हमें ये सब नहीं करना, हमें ये आई कैप जे कैप के टर्म्स में लेके नहीं जाना। हमें ये करना है कि बी वेक्टर के दो कंपोनेंट करने हैं, बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा, फिर उसके बाद ये वाला ट्राइंगल बना लेना है। और हमें पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, जिसके अंदर ए स्क्वायर जो होगा वो इस पूरे का होल स्क्वायर होगा और बी स्क्वायर जो होगा वो इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। तो वो ट्रिग्नोमेट्री लगा के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 बना के ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। समझ में आती है बात। अब इस ट्राइंगल लॉ के अंदर हमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ये जो थीटा है ये ए और बी के बीच का एंगल है, क्योंकि मुझे पता है कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। मैं पहले दोनों वेक्टर की टेल को जोड़ता हूं और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वही एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होता है। अभी इसके अंदर दोनों वेक्टर टेल टू टेल नहीं जुड़े हुए, इसलिए अगर मैं इस ए वेक्टर को थोड़ा आगे रख दूं तब पता चलेगा कि ये जो थीटा है यही इन दोनों के बीच का एंगल है। अब ट्राइंगल लॉ को डिफाइन कर लेते हैं। ट्राइंगल लॉ को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इट स्टेट्स दैट व्हेन टेल ऑफ सेकंड वेक्टर इज कनेक्टेड विद हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर दैट आर टू बी एडेड। मतलब मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जिनको मेरे को ऐड करना है और सेकंड वाले का जो टेल है वो फर्स्ट वाले के हेड पे रख दिया मैंने, तो इस केस के अंदर जो रिजल्टेंट बनेगा वो फर्स्ट वाले के टेल से सेकंड वाले के हेड तक का बनेगा। ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये लिख रहा है। अब सेकंड वाला स्टेटमेंट ये है कि इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन सीक्वेंस, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर जो हैं वो सीक्वेंस में बने हुए हैं। देखो ए वेक्टर आगे की तरफ है, फिर उसके बाद बी वेक्टर उसी के हेड से जुड़ा हुआ है, तो ये एक सीक्वेंस बना रहा है। तो ये बोल रहा है देन द थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सीक्वेंस रिप्रेजेंट द सम स्लैश रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये क्या बोल रहा है, जो रिजल्टेंट है वो सीक्वेंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। मतलब अगर मैं इस वाले सीक्वेंस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दूं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है एरो, ये एक ट्राइंगल बन गया और ये रिजल्टेंट आ गया। समझ में आती है बात। ट्राइंगल लॉ को हमने कैसे डिफाइन करा ये चीज समझ में आती है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इससे और चीजें क्लियर होंगी। ये बोल रहा है हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, फर्स्ट वाले का मैग्नीट्यूड 10 है, सेकंड वाले का मैग्नीट्यूड 10 है और ये एंगल दे रखा है, ठीक है। तो हमें इसको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा। तो ट्राइंगल लॉ में हमने ये चीज समझी है कि इसका रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक आएगा
तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर का हेड ये है, इसको मैं आर वेक्टर बोल सकता हूं, यही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब मैं आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 60। मैंने जल्दीबाजी में इसको कॉस 60 लिख दिया, लेकिन ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो 60 डिग्री है ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं है। मैंने ये बताया था कि जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मेरे को निकालना हो तो पहले उनको मैं टेल टू टेल ज्वाइन करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस ग्रीन वाले वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट करके ये देखूंगा कि कौन सा एंगल इन दोनों के बीच का है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कुछ ये वाला आ जाएगा। इस वाले एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस 60, तो ये क्या आ जाएगा 120 डिग्री। इस cos 60 की जगह मेरे को cos 120 रखना पड़ेगा, तब मेरे पास सही मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट का। तो इस cos थीटा की जगह cos 60 की जगह मैं cos 120 रख देता हूं। ओके, cos 120। ठीक है, तो अब r वेक्टर का मॉड्यूलस क्या आएगा, ध्यान से देखना, cos 120 को मैं cos 90 प्लस 30 लिख सकता हूं। ठीक है, और मेरे को पता है cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो मेरे को इसका मैग्नीट्यूड तो साइन थीटा दे देगा, लेकिन उसका साइन मेरे को इस cos से ही देखना पड़ेगा। समझ में आती है बात? तो यहां पे माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और माइनस साइन आगे लगा दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, इस 2 से ये 2 चला जाएगा और ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आर वेक्टर का मॉड्यूलस क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर यानी 100 प्लस 10 स्क्वायर यानी 100 माइनस 10 इंटू 10 यानी 100। ठीक है, इस 100 से ये 100 चला गया, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया मेरे पास, 100 का अंडर रूट, तो ये हो गया 10। अब मेरे को ये जो आर वेक्टर है इसका डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे को पता है कि ये वाला एंगल मैं अल्फा बोलता हूं, और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो मैं जल्दी से फॉर्मूला में वैल्यूज डाल देता हूं। b है 10, इसको मैं रब कर देता हूं, और यहां पे सॉल्व करता हूं। ओके, ये याद रखना जो चीज मैंने लिखी है। तो मैं क्या बोलता हूं, अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स b की जगह रखूंगा 10 इंटू साइन ऑफ 120 अपॉन a यानी 10 प्लस b यानी 10 इंटू कॉस 120। ठीक है, cos 120 की वैल्यू तो मेरे को पता ही है क्या होती है, अभी निकाली थी मैंने, -1/2। ठीक है, sin 120 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट, ये जो एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। ये एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट का है तो हमें पता है साइन थीटा, साइन अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो इस साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 30। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमें पता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2। तो मैं इस वैल्यू को इसके अंदर डाल देता हूं, इसको रब करके मैंने क्या निकाला, अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10 इंटू साइन 120 मैंने कितना निकाला, अंडर रूट 3/2 अपॉन 10 कॉमन निकाल लेता हूं, 1 प्लस कॉस 120 क्या निकाला था, -1/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 से 10 कट जाएगा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं 1 में से 1/2 माइनस करूंगा तो 1/2 बचेगा, तो ये क्या बनेगा मेरे पास 1/2, और ये 2 इस 2 को काट देगा, तो फाइनली मेरे पास क्या बनेगा, tan इनवर्स √3। और ये किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। अब देखो यहां से एक काफी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है। हमें पता है कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल भी 60 डिग्री होते हैं। तो अब देखो मैंने दो वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड सेम ले लिया तो तीसरे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड सेम आ गया। ठीक है, और एंगल भी देखो 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है।
अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसके अंदर हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे एंगल्स से डील किया जाता है। इससे पहले मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो अल्फा मैंने निकाला है ये ए वेक्टर से थीटा है, ना कि हॉरिजॉन्टल से थीटा है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी कि ये जो अल्फा है ये हॉरिजॉन्टल से नहीं है, ये ए वेक्टर से एंगल है रिजल्टेंट वेक्टर का। समझ में आती है बात? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसका मैं फिगर जल्दी से बना देता हूं। इसका मैंने फिगर ऐसे बना रखा है। देखिए ये बोल रहा है कि ए वेक्टर जो है वो बीटा एंगल पे है और बी वेक्टर जो है वो गामा एंगल पे है, और हमें क्या निकालना है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और इसकी डायरेक्शन निकालनी है हॉरिजॉन्टल से। देखिए ये यही बोल रहा है, देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए हैज मैग्नीट्यूड स्मॉल ए एंड बी हैज मैग्नीट्यूड स्मॉल बी। ए मेक्स बीटा एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एंड बी मेक्स गामा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। Find the resultant of these vector using triangle law of vector addition, magnitude and direction from the horizontal। हमें r वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालनी है हॉरिजॉन्टल से। समझ में आती है बात? अब देखिए हमें ट्राइंगल लॉ लगाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। एक तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और उन दोनों के बीच का एंगल चाहिए होता है। इस केस में इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल तो हमें दे नहीं रखा, तो हम कुछ ना कुछ करके इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले तो मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा। ठीक है, तो मैं अगर इस वेक्टर को इस वेक्टर के टेल से जोड़ूंगा, मेरे को ये चीज समझ में आएगी कि मैं इस ए वेक्टर को आगे की तरफ उठा के रखूंगा, और आगे की तरफ अगर मैंने इसको उठा के रखा तो ये वाला एंगल जो आएगा, ये एंगल आएगा हमारे पास थीटा। मतलब थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। ठीक है, अब हमें ये थीटा निकालने की ही कोशिश करनी है। अब ध्यान से देखा जाए तो ये वाला एंगल हमें गामा दे रखा है। ठीक है, और ये वाला एंगल अगर हम थोड़ा क्लोजली देखें तो ये वाला एंगल हमें दे रखा है जो कि है बीटा, क्योंकि ये वाली लाइन सेम है और ये वाली लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला एंगल सेम होगा, ये एंगल हमें बीटा दे रखा है। ठीक है, और ये पूरा एंगल ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा एंगल क्या दे रखा है, ये पूरा एंगल है क्या, बी वेक्टर से हॉरिजॉन्टल का एंगल जो कि हमें गामा दे रखा है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से ध्यान से देखना, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, गामा माइनस बीटा। अब हमको क्या निकालना है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखिए हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर का मॉड्यूलस, यानी ए वेक्टर ये वेक्टर है और बी वेक्टर ये है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। और हमें पता है कि इस थीटा की जगह हमको गामा माइनस बीटा रखना है, तो मैं गामा माइनस बीटा रख देता हूं, गामा माइनस बीटा। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ ये पूरा आ गया। समझ में आती है बात? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये आ गया। अब एंगल निकालना है हमको। एंगल मेरे को किस चीज का निकालना है, हॉरिजॉन्टल से इस आर का, और हमें पता है कि जो अल्फा होता है वो तो ए वेक्टर से आर का एंगल होता है। ठीक है, ये अल्फा होता है, तो हॉरिजॉन्टल से आर का एंगल क्या निकलेगा, बीटा प्लस अल्फा। अल्फा हम क्या निकालते हैं, वो आता है tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, इस थीटा की जगह हमें गामा माइनस बीटा रखना है और इस थीटा की जगह पे भी हमें गामा माइनस बीटा रखना है। समझ में आती है बात? ये जो अल्फा आया ये हमारे पास ए वेक्टर से एंगल आया रिजल्टेंट का, हमें तो हॉरिजॉन्टल से पूछा था, तो इस अल्फा के अंदर हमें बीटा भी ऐड करना पड़ेगा। फाइनली अगर मैं बोलूं कि फाई अगर रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से एंगल है तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, बीटा प्लस अल्फा, और अल्फा की जगह मैं ये पूरा डाल दूंगा थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो हमें ये पता चल जाएगा कि आर वेक्टर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है,